गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नॉन अलाइंग मूवमेंट, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ओके, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसको समझने से पहले छोटी सी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको अच्छे से आपको क्लेरिफाई हो जाए कि नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या था या गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। ओके, तो आप ये बात जानते ही होंगे कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था। ओके, भारत पर ब्रिटेन का रोल था। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ब्रिटेन ने ही दूसरी कंट्री को गुलाम बनाता था, फ्रांस ने भी बहुत सी कंट्रियों को गुलाम बनाया, इटली ने भी बहुत सी कंट्रियों को गुलाम बनाया, ब्राजील ने भी बहुत सी कंट्रियों को गुलाम बनाया। तो मतलब कि जो यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने बहुत सी अफ्रीकन, बहुत सी एशियन कंट्री को अपना गुलाम बनाया, अपनी कॉलोनी बनाया एक तरीके से। लेकिन जब 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो यूएनओ के बनने के बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन, या इसको बोलते हैं कि जो उपनिवेशवाद है, जो जिन कंट्रियों ने किसी दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बना रखा है, तो वो कंट्रियां उन्हें आजाद करेगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। ओके, तो 1945 के बाद यूएनओ बनता है, और यूएनओ ने क्या मुहिम चलाई? डीकोलोनाइजेशन, मतलब कि जो कंट्री किसी कंट्री की गुलाम है, अब उसको इंडिपेंडेंस दी जाएगी, अब उसको आजादी दी जाएगी। ओके, अब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी। आपको याद होगा देन इसी के 2 साल बाद 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है। ओके, तो ऐसी बहुत सी कंट्री धीरे धीरे करके आजाद हुई। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या हुआ कि दुनिया के अंदर एक नए वर्ल्ड की कंट्री शामिल होती है, जिसको हमने क्या बोला? थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड के नाम से उनको जाना गया। ठीक है, तो मैंने आपको दो कंट्रीज के बारे में बता चुका हूं। एक तरफ आपका यूएसए है, यूएसए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड। एक तरफ है यूएसएसआर, जिसको हम बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड। और थर्ड वर्ल्ड कौन से है? मैंने आपको अभी बताया, जो कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी उनको हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर गिनते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, ओके, युगोस्लाविया, ओके, घाना, इजिप्ट। तो ये कंट्री पहले किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री की गुलाम थी। तो अब जब इनको इंडिपेंडेंट मिली, तो अब ये क्या बन गए? एक नए वर्ल्ड के अंदर शामिल हुए। इन्हीं को बोला जाता है थर्ड वर्ल्ड। ओके, थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर, ये कोल्ड वॉर क्या है? एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। यूएसए चाहता है कि उसकी उसके साथ ज्यादा कंट्री शामिल हो जाए, यूएसएसआर चाहता है कि ज्यादा कंट्री इसके साथ शामिल हो जाए। तो दोनों ही कंट्री जब चाहती है कि उनके साथ ज्यादा कंट्री शामिल हो, तो ये किन के पास जाएंगे? ये दोनों जाएंगे थर्ड वर्ल्ड के पास, जो नए आजाद हुए देश है उनके पास जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो तीसरी दुनिया के देश है वो इन दोनों का साथ क्यों दे? क्योंकि देखो, जो तीसरी दुनिया के देश है वो इकोनॉमिकली काफी वीक है। ओके, क्योंकि वो उनका शोषण हुआ है, एक्सप्लोइटेशन हुआ है लंबे सालों तक, तो उनकी हालत क्या है? वैसे ही खराब है। तो होता क्या है कि थर्ड वर्ल्ड की बहुत सी कंट्री ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया यूएसए और यूएसएसआर को। वाई? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकल वीकनेस थी, वो इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं थे। इसी रीजन से उन्होंने किसको ज्वाइन करना शुरू करा? यूएसए और यूएसएसआर को। इस तरीके से जो दुनिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक हिस्सा किसको मैंने बताया था? वेस्टर्न ब्लॉक, जिसको लीड कर रहा था आपका यूएसए, इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, और जबकि जो यूएसएसआर का हिस्सा था, इसको क्या बोलते हैं हम? ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के बारे में को पता होना चाहिए कि क्या था। और ये दो कंट्री किसके पास जा रही थी? ये कंट्री जा रही थी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज के पास। फॉर एग्जांपल इंडिया, युगोस्लाविया, घाना, इनके पास जा रही थी कि भाई आप हमारी आइडियोलॉजी को अपनाए और हमारे साथ आइए। अगर आप हमारे साथ आते हो तो हम आपको क्या देंगे? हम आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट्स देंगे, आपको बहुत सारे फायदे देंगे, हम आपको मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। तो ये सब वादे कर रहे थे। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि मान लो कि इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमिकल हालत अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्या इंडिया को यूएसए या यूएसएसआर के साथ जाना चाहिए? इस पे डिबेट होती है कि किस तरफ जाना चाहिए, बट इंडिया का जो स्टांस था वो बहुत ही अलग था। एक तीसरी सोच भी निकल के आई। तीसरी सोच ये थी कि भाई हमें ना तो यूएसए की तरफ जाना चाहिए, ना ही यूएसएसआर की तरफ जाना चाहिए। आप बोलोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर दुनिया
आधी दुनिया यूएसए की तरफ चली जाएगी, आधी दुनिया यूएसएसआर की तरफ चले जाएगी, तो क्या कभी कोल्ड वॉर रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि अब जब आधी दुनिया बढ़ चुकी है, आधी दुनिया इस तरफ है, आधी दुनिया इस तरफ है, तो इससे कोल्ड वॉर को प्रमोट होगा, इवन कोल्ड वॉर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया जो है, बेसिकली इंडिया ने एक आइडिया लगाया, जो क्यों ना जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, जो तीसरी दुनिया के देश है, उनको हम रोके और उनको मना करें, ना वो यूएसए की तरफ जाए और ना वो यूएसएसआर की तरफ जाए। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो क्या कोल्ड वॉर बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा, कोल्ड वॉर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो यही जो आइडिया था वो किसके अंदर अपनाया गया? कोल्ड वॉर नॉन अलाइंग मूवमेंट के अंदर अपनाया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर अपनाया गया। ओके, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन में साफ बोला गया कि ना तो आपको यूएसए की तरफ जाना है और ना ही आपको यूएसएसआर की तरफ जाना है, आपको अलग रहना है, आपको एक थर्ड वर्ल्ड बनाना है। ठीक है, जिसमें हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, जिससे कि कोल्ड वॉर रुक जाएगा और लड़ाइयाँ नहीं होगी। यही क्या, ये किसका मोटिव था? नॉन अलाइंग मूवमेंट का मोटिव था। इसीलिए नॉन अलाइंग मूवमेंट का नाम जब भी लिया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस साफ कोल्ड वॉर को रोकने में इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा था। तो ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि दुनिया तीन हिस्सों में डिवाइड थी, एक फर्स्ट वर्ल्ड, एक सेकंड वर्ल्ड और एक थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड का लीडर कौन था? यूएसए। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है? कैपिटलिज्म है। ये भी ध्यान रखें, कैपिटलिज्म क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। सेकंड वर्ल्ड यूएसए, यूएसएसआर, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? कम्युनिज्म। अब जो थर्ड वर्ल्ड है, इसमें कौन सी कंट्री शामिल होती है? न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो कंट्री अभी अभी आजाद हुई है, अभी अभी जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली है, वो कंट्री इसका पार्ट थी। ठीक है, तो नव स्वतंत्र देश इसके अंदर मेंबर थे। तो ध्यान रखना, न्यू इंडिपेंडेंस कंट्रीज, ये आप ध्यान रखना, ये किसके अंदर पार्ट थी? ये पार्ट थी थर्ड वर्ल्ड के अंदर। इसमें एग्जाम्पल क्या बता सकते हो आप? इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये सब कंट्री किसके अंदर आती है? थर्ड वर्ल्ड के अंदर आती है। और थर्ड वर्ल्ड की कंट्री ने क्या क्या कौन सा आंदोलन चलाया? इन्होंने चलाया नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन। शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं क्या बोलूंगा? नेम। ओके, ये नाम वाला नेम नहीं है, ये नॉन अलाइंग मूवमेंट वाला नेम है, तो ये ध्यान रखना। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में कि 2018 में इसके अंदर 125 मेंबर शामिल है। 25 ऑब्जर्वर मेंबर का मतलब एक तरीके से होता है कि वो एक तरीके से जब इसकी समिट होती है तो उसके अंदर शामिल होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द नॉन अलाइंग मूवमेंट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप का नाम भी है बेसिकली ये। ठीक है, वो डू नॉट वांट टू बी ऑफिशियली अलाइंड विद अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक्स। यहाँ पे पावर ब्लॉक मतलब यहाँ पे बात की जा रही है यूएसए और यूएसएसआर की। ठीक है, पावर ब्लॉक कौन थे? दो पावर ब्लॉक थे ना आपके, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो ये क्या है उसके लिए, ये उनके साथ शामिल नहीं होना चाहते ऑफिशियली, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? नॉन अलाइंग मूवमेंट। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है, इसकी पहली समिट कहाँ हुई? इसकी पहली समिट हुई थी बेलग्रेड में, 1961 में हुई थी। ठीक है, और कौन कौन से मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर है? फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से है इसके? देखो, फाउंडिंग मेंबर पहला है यूगोस्लाविया। आपको ये पांचों नाम तो आपको याद ही करने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कैसे भी करके पूछा जा सकता है। तो यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या है? जोसेफ ब्रज टिटो। ये बेसिकली इसके मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। अगले कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये बेसिकली पंडित नेहरू को इसके लिए भी काफी अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर जाके कोल्ड वॉर को रोकने के लिए नॉन अलाइंग मूवमेंट की स्थापना करी, और इवन फाउंडिंग फादर थे ये, संस्थापक थे नॉन अलाइंग मूवमेंट के। ये नाम भी आप ध्यान रखो। थर्ड नाम है इजिप्ट के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे, अब्दुल कलाम नासिर। इनका नाम भी काफी लिया जाता है। घाना के जो प्रेसिडेंट थे, वामे एनक्रूमा, इनको वामे एनक्रूमा बोलते हैं। ठीक है, ये के जो है साइलेंट है, तो वामे एनक्रूमा ध्यान रखना, ये इनका नाम है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे शुक्रेनु, इनका नाम भी आप ध्यान रखना। ये पांचों लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट्स की तरह लिख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जोसेफ ब्रज टिटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, अब्दुल कलाम नासिर या गुलाम अब्दुल नासिर, एक ही मतलब है। वामे एनक्रूमा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सुक्रेनु तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचों नाम ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या है, जिसका उद्देश्य ये था कि ना यूएसए की तरफ जाना और ना यूएसएसआर की तरफ जाना। ओके, मैं आपको थोड़ा सा एक और क्लेरिफाई कर देता हूँ इसकी असली मीनिंग क्या था, कि ना तो आपको यूएसए का साइड लेना है और ना ही आपको यूएसएसआर की साइड लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इनसे अलग होना है, इनसे अलग रह के थर्ड वर्ल्ड में रहना है। और प्लस में यदि आपका कोई मेंबर कंट्री है, आपको कोई मेंबर कंट्री है, उसको भी इन दोनों ग्रुप में जाने से रोकना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। ओके, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सीबीएसई ने खासकर पूछा गया है, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्या जो नेम था वो न्यूट्रल रहा, क्या वो तटस्थ रहा? न्यूट्रल क्या बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या नेम का मतलब न्यूट्रल रहना है, तटस्थ रहना है? तो एक बात ध्यान रखना, इसका आंसर होगा ना, कि सर नेम कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा, नेम कभी भी तटस्थ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो अपने मेंबर कंट्रीज को भी रोक रहा है, कि मतलब अगर हमारी कोई मेंबर कंट्री, मतलब अगर थर्ड वर्ल्ड की कोई कंट्री यूएसए यूएसआर की तरफ जाना चाहती है, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, रोकने का काम करते थे, उनको फंडिंग करते थे, ताकि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड ना हो सके। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था किस तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, ताकि दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सके। तो ये नेम की जो कंट्रीज थी वो नहीं चाहती थी कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए और कोल्ड वॉर चलता रहे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट की शुरुआत करी, ताकि दुनिया के दो हिस्से होने से बच सके। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेम न्यूट्रल नहीं है। क्या अलग होना है नेम का मतलब? नहीं, नेम का मतलब अलग होना भी नहीं है, अलग होने का मतलब आइसोलेट नहीं होता नेम, जबकि अपनी मेंबर कंट्री को भी रोकता है। जबकि नेम क्या है, एक एक्टिव मूवमेंट है, ध्यान रखना, एक क्रियाशील है, एक्टिव है। ठीक है, कि मतलब अगर हमारी मेंबर कंट्री अगर इन दोनों ग्रुप में जा रही है, तो उसको रोकना इसका काम है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या है। एक बार मैप देख लो, ये देखो, ये मैप आप देख सकते हो, इसमें जितनी भी डार्क ब्लू कंट्री है, ये इसकी मेंबर कंट्रीज है। इन्होंने इसको बेसिकली बनाया था, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, ये इजिप्ट हो गया, तो ये कंट्रीज है जो कि इसके अंदर शामिल थी। ये आपका युगोस्लाविया हो गया बेसिकली, ये भी इसके अंदर फाउंडिंग मेंबर है। इंडोनेशिया हो गया, ये आपका इंडोनेशिया है। तो ये सब कंट्री इसकी मेंबर थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर है उससे रोकने में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। आप देखो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस पर ब्रिटेन फ्रांस, वेरियस जो यूरोपियन कंट्री है, उनका रूल था। आप यहाँ पे देखो, ये एशियन कंट्रीज है, यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों का, डिफरेंट डिफरेंट देशों का रूल था। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में किसका रूल था? म्यांमार में रूल था आपका ब्रिटेन का। ठीक है, अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन का ही इन्फ्लुएंस ज्यादा था। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडो चाइना था, वहां पे किसका रूल था? वहां फ्रांस का रूल था। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो अफ्रीकन और एशियन कंट्री थी, उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेस्टर्न कंट्री का रूल था। और इसी जब ये रूल खत्म हुआ, तो दुनिया के अंदर तीसरे मेंबर आए। ओके, तीसरा वर्ल्ड आया, और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? इन्होंने चलाया नॉन अलाइंग मूवमेंट, या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये ध्यान रखना। ओके, ये फोटोग्राफ मैंने लिया है, इसमें आप देख सकते हो ये सारे लीडर हैं। ठीक है, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ओके, ये अब्दुल कलाम नासिर हैं। ओके, ये आप ध्यान रखना, ये आपके युगोस्लाविया के लीडर हैं। ओके, ये ये भी इंडोनेशिया के हैं, तो ये घाना के हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके आप फोटोज देख लो, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा लीडर कौन सी कंट्री का है, तो आपको आपको याद करना आसान रहे। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पे कोल्ड वॉर नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ नेम होगा, कि नेम के क्या ऑब्जेक्टिव थे, कि नेम का क्या उद्देश्य था, कि नेम किस तरीके से नेम ने अपना कंट्रीब्यूशन निभाया, क्या इनके उद्देश्य थे। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि जब दुनिया में तीसरा नया देश आया, तो उनके लिए थोड़ा रूल बनते। पहले लीडर कौन थे? लीडर तो दो कंट्री थी, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। तो जो थर्ड वर्ल्ड है, जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी, इनकी कौन सुनेगा? इनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी अभी आजाद हुए। तो इन्होंने नेम के जरिए अपनी बातों को
इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया कि भाई हम भी कंट्रीज है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी भी कुछ डिमांड्स है, उनको फॉलो किया जाए, उनका भी कुछ उद्देश्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उनको सुना जाए। ओके, देन ये इंग्लिश में है, देन मैं आपको हिंदी में इनका मतलब बताता रहूंगा साथ साथ कि इसका मतलब क्या चीज है। ओके, तो पहला जो पॉइंट है, टू अपोज colonialism, imperialism and रेडियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे बात बोली गई कि जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जो भेदभाव किया जाता है रंग भेद के आधार पर, उसे खत्म करना। क्योंकि आपको पता होगा कि जो 1945 के बाद भी बहुत सी कंट्री तब भी गुलाम थी। इवन फ्रांस ने तो बहुत सी कंट्री को अपने गुलाम बनाए रखा, और जब यूएन के कहने तक उन्होंने उसको आजाद नहीं करा। और बाद में जब उन कंट्रीज ने फ्रांस को बहुत सारा भुगतान किया, बहुत सारे पेमेंट दिया, तब जाके उनको आजादी मिली। आज भी वो कंट्री फ्रांस को पेमेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज भी प्रॉपर तरीके से कॉलोनिज्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सी कंट्री किसी ना किसी की गुलाम है। तो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म का खत्म करना कि भाई जो कंट्री है उनकी इंडिपेंडेंस पॉलिसी होनी चाहिए, साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए। ओके, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट इनका उद्देश्य, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि उपनिवेशवाद का अंत। ओके, आप हिंदी में लिख सकते हो, उपनिवेशवाद का अंत करना इनका एक ऑब्जेक्टिव में से एक था। अगला जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो है सोवर्जिनिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब जितने भी देश हैं उनके पास सोवर्जिनिटी होनी चाहिए। सोवर्जिनिटी को बोलते हैं हिंदी में संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब कि जो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी है उस कंट्री की, वो उसी के पास रहे। मतलब अगर कोई कंट्री कोई डिसीजन लेता है तो उस पर केवल उसी कंट्री का अधिकार हो, कोई भी कंट्री इसको इन्फ्लुएंस ना करे। तो आप बोल सकते हो कि सभी कंट्री को संप्रभुत्व बनाना, सभी कंट्री को शक्ति मतलब इक्वल ट्रीट करना। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि सभी कंट्री को समान संप्रभुत्व बनाना। ठीक है, संप्रभुत्व का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, जो मान लो कि इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसको पलट देगा या ब्रिटेन उसे पलट देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिया क्या है, सॉवरेन कंट्री नहीं है। अगर आपने इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ा है, इंडिया का हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, तो वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, भारत एक संप्रभुत्व देश है। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि जो डिसीजन इंडिया की गवर्नमेंट लेती है वो इंडिया के अंदर माने जाते हैं, इस पर किसी भी बाहरी कंट्री का दबाव नहीं होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव में से इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि सभी कंट्री के बस इक्वल सोवर्जिनिटी होनी चाहिए, उनके अपने अपने मतलब इक्वल संप्रभुता उनकी होनी चाहिए, समान संप्रभुता होनी चाहिए। ओके, थर्ड जो इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितनी फ्रेंडली कंट्री है उनके रिलेशन को बढ़ाया जाए, इंकरेज किया जाए, प्रमोट किया जा सके, ताकि वो एक दूसरे से ट्रेड करे, एक दूसरे के इकोनॉमिकल हेल्प कर सके। तो ये भी इनका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव था, ताकि ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन सके। ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट इनका ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, फोर्थ में बात करूं तो फोर्थ का मतलब होता है पीस मेंटेन करना। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनका मेन मोटिव क्या था कि जो कंट्री है, दो कंट्री है, यूएसए और यूएसएसआर, उनकी साइड ना जाना और कोल्ड वॉर को खत्म करना। तो कोल्ड वॉर को खत्म करना मतलब पीस मेंटेन करना, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं उनको पीसफुली रिजोल्व करना, शांतिपूर्ण तरीके से उनका निपटारा करना। ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव में से एक है, ध्यान रखना। तो आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, शांति स्थापित करने के लिए। शांति स्थापित करना भी इनका एक उद्देश्य था। इसमें आप भी लिख सकते हो मित्रता को बढ़ावा देना। ओके, ये आप ध्यान रखना। फिफ्थ जो इनका ऑब्जेक्टिव है, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना। मैं आपको बता चुका हूं 1945 में अमेरिका ने ऑपरेशन मैनहट्टन के द्वारा परमाणु बम बना चुका था यूएसए। उसके बाद परमाणु बम मतलब गिर चुका था जापान के ऊपर। उसके बाद 1949 में यूएसएसआर ने परमाणु हथियार बना लिया, फिर ब्रिटेन ने बना लिया, फिर फ्रांस ने बना लिया, फिर चाइना ने बना लिया। तो बेसिकली दुनिया धीरे धीरे परमाणु बम बनाए जा रही थी, काफी ज्यादा दिक्कतें देश के अंदर देखने को मिल रही थी। तो इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि भाई अगर सारी दुनिया परमाणु बम बनाती रहेगी तो इससे दुनिया वर्ल्ड का विनाश हो सकता है। तो इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको, उनके प्रोडक्शन को खत्म किया जाए, कम किया जाए, ताकि दुनिया को विनाश से बचाया जा सके। जो सिक्स्थ इनका ऑब्जेक्टिव है, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इनका है प्रोटेक्ट
ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी कहीं ना कहीं इनका ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट या ह्यूमन राइट का वोलेशन होगा तो इससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आएगी वर्ल्ड कंट्रीज को फेस करनी पड़ेगी। तो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करना इनका ऑब्जेक्टिव था, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, एक्शंस लिए, वर्ल्ड लेवल मीटिंग्स करी ताकि इन्वायरमेंट सेफ्टी को बढ़ावा दिया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव थे कोल्ड वॉर के। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कोल्ड वॉर आगे बढ़ा। तो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि जो जो हमारा नॉन अलाइंग मूवमेंट था, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कह रहे थे, कि वो किस तरीके से कंप्लीट किया, वो किस तरीके से चलाया गया, कौन कौन से मेंबर थे, ये आप ध्यान रखना। अब डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया एंड कोल्ड वॉर। इससे रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया की क्या रोल था, इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर के दौरान, इंडिया का स्टांस किस तरफ था, इंडिया किस तरफ गया। तो ये सब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या करा। इंडिया ने सबसे पहले इंडिपेंडेंस पॉलिसी अपनाई। इंडिपेंडेंस पॉलिसी का मतलब होता है ना इंडिया ने यूएसए को ज्वाइन करा, ना इंडिया ने यूएसएसआर को ज्वाइन करा, ठीक है। जबकि इंडिया क्या रहा, इंडिया इंडिपेंडेंस रहा, इंडिया ने आजादी की नीति अपनाई। क्योंकि देखो क्या था कि भारत लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर से गुलाम रहा, तो भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अब वो कोल्ड वॉर में एक ग्रुप के साथ जाकर उसका गुलाम बन जाए, उसकी कॉलोनी बन जाए। कहीं ना कहीं कॉलोनी तो नहीं, इन द सेंस उनके अंडर में उन्हें काम करना पड़ेगा। तो इसी रीजन से इंडिया ने कौन सी पॉलिसी चुनी, इंडिया ने चुनी पॉलिसी इंडिपेंडेंस पॉलिसी, ताकि इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सके और जो अपनी भूमिका है वो अच्छी तरीके से एज अ बीइंग कंट्री एक निभा सके। इसी रीजन से इंडिया का जो रोल था वो कोल्ड वॉर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडिपेंडेंस पॉलिसी, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतंत्र नीति अपनाना। भारत ने स्वतंत्र नीति अपनाई थी। अगला जो पॉइंट है वो है नॉन अलाइंग मूवमेंट। आपको बता चुका हूं इसे क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ओके, तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंस ये है कि भारत ने एक तो इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, आप ये लिखोगे कि भारत ने दोनों ग्रुपों से दूरी बनाए रखी। अब यहाँ पे नॉन अलाइंग मूवमेंट में आप ये वर्ड जोड़ दोगे कि भारत दोनों ग्रुपों में तो नहीं गया, प्लस में भारत ने क्या करा, भारत ने जो कंट्री इन ग्रुप में जा रही थी, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी, तीसरी दुनिया के देश थे, जो वो इन दोनों ग्रुप में जा रहे थे, उनको भी जाने से भारत ने रोका। इसलिए भारत की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो पहला क्या है, इंडिपेंडेंस पॉलिसी, सेकंड क्या है, नॉन अलाइंग मूवमेंट पॉलिसी। तो इंडिया की नॉन अलाइंग मूवमेंट पॉलिसी थी, मैंने आपको अभी बताई है। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बोला गया कि ना ही इंडिया यूएसए की तरफ जाएगा और ना ही यूएसआर की तरफ जाएगा, प्लस में न्यूट्रल नहीं रहेगा, तटस्थ नहीं रहेगा, जबकि क्रिया करता रहेगा, एक्टिव रहेगा इंडिया, और एक्टिव होके दूसरी कंट्री को रोकेगा कि वो यूएसए यूएसआर की तरफ ना जाए। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया की पॉलिसी में देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट है वो है 20 ईयर ट्रीटी। ये 20 ईयर ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कि किस तरीके से समय की जरूरत के अनुसार भारत ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। देखो होता क्या है, 1971 में बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस थे वो बढ़ चुके थे। पाकिस्तान को, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, उसको लेकर क्लैशेस बढ़ चुके थे। और आप एक तरफ देखो, यहाँ पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, और पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है यूएसए। यूएसए पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है, इकोनॉमिकल हेल्प दे रहा है। तो यहाँ पे तीनों तरफ से भारत घिर घिर चुका है। यहाँ यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो तीनों तरफ से भारत घिर चुका है। जो इंडिया है उसके सामने प्रॉब्लम है कि वो कैसे अपनी हेल्प करे, क्योंकि तीनों मेजर कंट्री है, तीनों कहीं ना कहीं इस भारत को मिलकर हरा सकती है। तो भारत ने डिसाइड करा कि वो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए एक ट्रीटी साइन करेगी, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। तो इसी को बोला जाता है 20 ईयर ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन की गई 9 अगस्त 1971 को, और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था कि अगर कोई कंट्री भारत पर अटैक करती है तो यूएसएसआर उसकी हेल्प करेगा, और यदि कोई यूएसएसआर पर अटैक करेगा तो इंडिया उसकी हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली इंडिया ने 20 ईयर ट्रीटी साइन कर ली, जिसका उद्देश्य 20 सालों तक एक दूसरे की सहायता करना था, और ये ट्रीटी 1991 में जाके खत्म कर दी गई। और बेसिकली अब
आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि इंडिया ने जो नेम की पॉलिसी है उसका वोलेशन करा है। देखो अब यहाँ पे दो आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी बोलेगी सर किया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया ने इसका वोलेशन करा है। एक आइडियोलॉजी बोलेगी नहीं, इंडिया तो उस टाइम संकट में था तो इसलिए उसने इस पॉलिसी को अपनाया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की जो नेम की पॉलिसी थी उसे क्रिटिसाइज करो, तब आपके आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो नेम की पॉलिसी है उसका आप क्रिटिसिज्म इस पॉइंट के द्वारा कर सकते हो कि इंडिया ने 20 ईयर ट्रीटी साइन करी थी। एक तरफ तो इंडिया बोल रहा है कि वो किसी की तरफ नहीं जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अब यूएसएसआर से 20 वर्ष संधि कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली नॉन कॉपरेशन नॉन अलाइंग मूवमेंट है उसका सरासर उल्लंघन है, वॉयलेशन है। लेकिन फिर भी इंडिया का रोल था, इंडिया ने कहीं ना कहीं, इंडिया को मजबूरी में ही सही ये साइन करना पड़ा, ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंडिया का रोल रहा। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट लिखा है, फोर्थ पॉइंट लिखा है क्रिटिसिज्म ऑफ यूएसएसआर। अब क्रिटिसिज्म ऑफ यूएसएसआर का मतलब क्या है? अभी तो सर आप कह रहे हो कि वो यूएसएसआर के साथ था, यूएसएसआर का दोस्त था, उसने उससे ट्रीटी साइन कर रखी है, तो अब वो क्रिटिसिज्म क्यों करेगा यूएसएसआर का? देखो ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर का वो अगर उसने ट्रीटी साइन कर ली तो उसका फ्रेंड बन गया, नहीं। जब यूएसएसआर ने कोई गलत एक्शन उठाया, खासकर 1979 में अफगानिस्तान में क्या हुआ, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है, और उसमें बेसिकली यूएसएसआर ने क्या करा, यूएसएसआर ने इंटरवेंशन करा, अपनी दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया। रीजन क्या है? अफगानिस्तान में थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और यूएसएसआर क्या है, यहाँ यूएसएसआर में भी क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इस रीजन से यूएसएसआर ने अफगानिस्तान की हेल्प करना शुरू कर दिया, जो कि इंटरनेशनली गलत था, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की ऐसे हेल्प नहीं कर सकती, अपनी मिलिट्री नहीं भेज सकती है, और जो जो कि सरासर कहीं ना कहीं गलत था। जो अफगानिस्तान के लोग थे वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी रीजन से इंडिया ने 1979 में इसका क्रिटिसिज्म करा यूएसएसआर का, जिसके साथ वो ट्रीटी साइन कर चुका था, 20 वर्ष संधि साइन कर चुका है 1971 में। लेकिन इंडिया ने इसका क्रिटिसिज्म करा, और सिर्फ यूएसएसआर का ही क्रिटिसिज्म नहीं करा, भारत ने ब्रिटेन का भी क्रिटिसिज्म करा। जब ब्रिटेन ने क्या करा, जो इजिप्ट है उस पर हमला कर दिया 1961 के अराउंड, और इसको हम बोलते हैं इसको बेसिकली स्वेज कैनाल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस टाइम भी ब्रिटेन का क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडिया दोनों ग्रुपों का क्रिटिसिज्म करता था, जो भी कंट्री गलत करती थी इंडिया वहां पे उसका क्रिटिसिज्म करता है, वो किसी भी कंट्री का पार्शियलिटी नहीं दिखाता है। इसलिए इंडिया का जो रोल था कोल्ड वॉर में वो काफी महत्वपूर्ण था। इंडिया ने बहुत ही क्रूशियल भूमिका निभाई, इंपॉर्टेंस निभाया, अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया कोल्ड वॉर के दौरान, इसलिए इंडिया की काफी ज्यादा तारीफें वर्ल्ड में की जाती है। अगला जो पोर्शन है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा मैं नहीं मानता इंपॉर्टेंट, आपको इसके जस्ट नाम ध्यान रखने हैं, और ये नाम ये लिखे हुए मैंने, एलटीबीटी, एनपीटी, स्टार्ट और सोल्ट, जिसको अगर हिंदी में देखने हो तो ये आपके एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर के लास्ट में ये चारों नाम आपको मिल जाएंगे। ये जस्ट इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जो फैक्ट है वो जानने वाला है कि ये डिसआर्मेंट ट्रीटी कहाँ से आ गई, ये निशस्त्रीकरण। अच्छा, डिसआर्मेंट को क्या बोलते हैं? डिसआर्मेंट को बोला जाता है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे देखो दो चीज होती है, एक होते हैं शस्त्र और एक होते हैं अस्त्र। अब इसमें डिफरेंस बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि शस्त्र में और अस्त्र में क्या डिफरेंस होता है। अस्त्र वो होते हैं जो हाथों से यूज होते हैं, मतलब जैसे तलवार, तलवार को आप हाथ से चला सकते हो, ओके। तो ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अस्त्र। अब बात करते हैं शस्त्र की। शस्त्र वो होते हैं जिनको आप दूर से फेंक सकते हो, फॉर एग्जाम्पल धनुष, फॉर एग्जाम्पल परमाणु बम, फॉर एग्जाम्पल बंदूक। ये क्या है, आपके सब शस्त्र है। इसके साथ ये सब क्या है, आर्म है, आपके हथियार है। इसके आगे अगर आपने ना लगा दिया या इसके आगे आपने डिस लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके प्रोडक्शन को रोकना। तो डिसआर्मेंट ट्रीटी क्या हुई? अच्छा, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो कंट्री परमाणु बम बना रही थी, यूएसए, यूएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, उन्होंने ही इन ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया, एलटीबीटी, एनपीटी, स्टार्ट और सोल्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो कि ये कंट्री तो परमाणु बम बना रही है तो ये इसका प्रोडक्शन क्यों रोकना चाहेगी? देखो बच्चों, ऐसा है कि यूएसए और ब्रिटेन, देखो पहले मैंने आपको पहले बताया कि एक तरफ आपका यूएसए है, एक तरफ आपका यूएसएसआर है,
फिर आपका ब्रिटेन आता है, फिर फ्रांस आता है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इन सब कंट्री ने धीरे धीरे अपने पास परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए थे। ओके, तो यूएसए और यूएसएसआर ने सोचा कि अगर धीरे धीरे सभी कंट्री परमाणु हथियार बना लेगी तो क्या हम सुपर पावर रहेंगे? नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर सभी कंट्री के पास परमाणु हथियार रहेंगे तो क्या ये सुपर पावर रह पाएंगे? दोनों नहीं रह पाएंगे। और इसी रीजन से इन्होंने ये ट्रीटी अनाउंस करी जिसको हम एलटीबीटी, ठीक है, एनपीटी या स्टार्ट और सोल्ट के नाम से जानते हैं। और इन ट्रीटी के बाद ही कहीं ना कहीं डिसआर्मेंट को रोका गया, और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, और वर्ल्ड की बहुत ही कम कंट्री के पास आज परमाणु हथियार है। तो इसलिए भी ये जो टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टॉपिक जो आपके इस चैप्टर में रह गया, ठीक है, वो ये आपका बनता है कि मार्शल प्लान क्या था। ओके, मार्शल प्लान क्या है? तो मार्शल प्लान मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। मार्शल प्लान का मतलब ये था कि जो कंट्री यूएसए के साथ थी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, तो यूएसए ने उनको इकोनॉमिकल हेल्प दी थी, इसीलिए इकोनॉमिकल हेल्प दी थी, इसी को मार्शल प्लान बोलते हैं। ठीक है, मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल, यूएसए के फाइनेंशियल उस टाइम सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी, इसीलिए इसका नाम मार्शल प्लान दिया गया। और इसके द्वारा जो बहुत सी कंट्री थी, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, जिनकी हालत वर्ल्ड वॉर टू के बाद खराब हो चुकी थी, उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया गया, उनको इकोनॉमिकल हेल्प दी गई थी। ये मार्शल प्लान भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो डिस्कस है हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।